हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों। हैं? अभी तुम लोग का आवाज़ आ रहा है कि नहीं, कि सिर्फ मेरा जाएगा? हैं? तुम यहाँ से भागो, तुम भागो। हैं? अच्छा चलो। हाँ, तो हम लोग का केमिस्ट्री है। फिजिक्स तो पढ़ा रहे हैं आपके फैकल्टी, बेहतर फैकल्टी। बायोलॉजी भी सर ही पढ़ाएंगे। और केमिस्ट्री पढ़ाने का जहाँ तक बात था, तो सर बोले कि लोड एक टीचर पे ज़्यादा नहीं देना है, इसीलिए हमको सब्स्टिट्यूट किया गया है ना। केमिस्ट्री में हम पढ़ाते हैं आपका एनडीए, और थोड़ा मोड़ा पोर्शन हम लोग डील करेंगे 11-12 से भी, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न था एनडीए का, हम देखें उसमें 2 क्वेश्चन 11 से था और 1 क्वेश्चन 12 से था। तो फिर भी जो क्वेश्चन 1 मार्क्स जो है बहुत कुछ कर देता है ना। तो हम लोग डील करेंगे अपना आगे की तरफ। और हाँ, नहीं है सब सेट ना, सब सेट नहीं है, आप शांत रहिए। अच्छा चलो, जब तक बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, बताओ क्या होता है केमिस्ट्री, कुछ जानते हो तो? द ब्रांच ऑफ, हाँ आगे तो सब जानता है। विच डील्स विथ, जो केमिकल से डील करे वो क्या है? केमिस्ट्री है। तो फिर फिजिक्स क्या होता है इस हिसाब से? जो फिजिकल से डील करे। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। सबसे पहले सिलेबस ओवरव्यू, क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री का, है ना। दिस इज योर सिलेबस। ठीक है ना। ये सिलेबस है। सबसे पहला फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जानते हो फिजिकल केमिकल चेंज से कितना क्वेश्चन रहता है? 1 या 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स है ना। उसके बाद क्या है हमारा? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में? टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप का होता है। जैसे एलिमेंट का 3 टाइप होता है, कौन कौन सा होता है? एलिमेंट का 3 टाइप का क्या होता है? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, व्हाट इज कंपाउंड, एंड फिर कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड? बोलो भाई। हाँ, 2। कौन कौन सा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद मिक्सचर पे आएंगे। मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं? कौन कौन? होमोजीनियस मिक्सचर, और फिर इस पर हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे, है ना, कुछ पीवाईक्यू कुछ एमसीक्यू। फिर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? टोटल कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? 100। पलट के भी कभी नहीं देखता है। 118। कितना एलिमेंट है अभी तक? 118। उसको कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, किस तरह से पीरियोडिक टेबल रिमेंबर होगा, पूरा रिमेंबर करवा दूंगा मैं। फिर तुमको पीरियोडिक टेबल में कैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का पता चलता है। जैसे एग्जाम में पूछ देगा, सीरियम बिलोंग्स टू विच पीरियड, विच ग्रुप, विच ब्लॉक, है ना। किसका कितना एटॉमिक नंबर है, रटते होगे 1 से 20 तक तो याद होगा। हैं? पोटेशियम का बताओ। हाँ, बहुत अच्छे से याद है। पोटेशियम का बताओ एटॉमिक नंबर। हाँ, 19। क्लोरीन का? 1 से 20 तक के बीच में कितने नोबल गैस हैं? हाँ, कौन कौन? हीलियम और आर्गन, 3 है ना। तो ये सब हम लोग कहाँ डील करेंगे? पीरियोडिक टेबल में डील करेंगे। फिर हमारा क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें कुछ लॉ होते हैं। जैसे सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ क्या पढ़ते हैं? मास कंजर्वेशन। क्या पढ़ते हैं? रिएक्टेंट में जो मास है, प्रोडक्ट में भी वही मास रहेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास बनेगा और ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं।
क्योंकि आपको पता है आइंस्टीन का एक इक्वेशन है, क्या है, E इज इक्वल टू एम सी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये भी पूरी तरह से बात सत्य नहीं, पर केमिस्ट्री में चलेगा सब, है ना, उतना आगे नहीं चल रहे हैं। तीसरा क्या है अगला, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यही सब जितना भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इट मीन्स इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अमोनिया पूछता है, अमोनिया को किस प्रोसेस से बनाया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू अमोनिया को बनाया जाता है? हैबर प्रोसेस, नाम सुने हो? हाँ, हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया को बनाया जाता है। उसी तरह से पूछा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रोसेस से बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? सोडा साल्वे प्रोसेस, ठीक है ना। तो किस कंपाउंड को किस प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है वो भी हमारे सिलेबस का डील होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है भाई? अब होता क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसको बोलेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है? अगर ऑक्सीजन को गेन कर ले या हाइड्रोजन को लॉस कर दे तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन को गेन कर ले और ऑक्सीजन को लॉस कर दे तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्लियर है बात। इसी में हम लोग थोड़ा सा 12th क्लास का पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा हाथ है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, पता ही होगा एसिड क्या है, बताओ एसिड क्या होता है, किसका कौन कितने कॉन्सेप्ट हैं एसिड के, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था? हाउ मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड गिवन बाय द साइंटिस्ट? 3, कौन कौन से? लुइस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, है ना, ब्रॉनस्टैट कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट है, अबे 3 कॉन्सेप्ट है ना। इसी तरह से बेस के बारे में, फिर उनका कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिर सॉल्ट्स, फिर कितने सॉल्ट्स हैं, जैसे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na2CO3 है, NaHCO3 है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, सोप फॉर्मेशन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग कहाँ, एसिड बेस एंड। उसके बाद क्या हमारा, मेटल एंड, ऑब्वियसली मेटल क्या होता है भाई, विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और लूज द इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, हमेशा लूज करना चाहता है। और नॉन मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट करना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात कर लेते हैं यहीं पे, NaCl, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 2,8,1, 2,8, इतना याद रखना, कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, क्यों NaCl से मिलकर NaCl बना लिया, खुद को स्टेबल करने, सारा लड़ाई जो है किसका है, स्टेबिलिटी गेन करने का है ना। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, एक ज़्यादा है, और इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमको पता है आउटर मोस्ट क्या हो जाए, कैसे स्टेबल होता है, क्या करके, लेके दे के कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, हाँ 8 कंप्लीट करना है। अच्छा, ये डेफिनेशन सही नहीं है कि 8 कंप्लीट करना है, अपने ऑर्बिट को फुल करना है, अपने ऑर्बिट को। अब हो सकता है ऑर्बिट 2 से ही फुल हो जाए, जैसे हमारा केस है हाइड्रोजन का, हीलियम का, यस और नो। हो सकता है ऑर्बिट 8 से फुल हो जाए, हो सकता है ऑर्बिट 18 से फुल हो सकता है ऑर्बिट 32 से फुल हो, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है हमारा, कितने ऑर्बिट होते हैं, K, L, M, N, O, P, ऐसे बढ़ते चला जाता है ऑर्बिट। और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2n स्क्वायर। अगर हम n के जगह 1 रखे तो k में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, 3 रखे तो m, और 3 सॉरी 1 2 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ कितना हो जाएगा 32। इसी तरह से इंक्रीमेंट होता चला जाता है। तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए स्टेबिलिटी मिल रहा है, नहीं, आउटर मोस्ट को फुलफिल करने के लिए। अब हो सकता है फुलफिल 2 पर हो सकता है 8 पर, हो सकता है 18 पर, हो सकता है 32 पर। तो अब यहाँ से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा,
क्लोरीन को दे देगा, मिलते ही क्लोरीन पर क्या आ जाएगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो इस पर क्या आएगा Na, और इस पर क्या आएगा। अब Na प्लस जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल हो चुका है एक देके, क्लोरीन एक लेके स्टेबल हो चुका। अब आपको तो ये पता है कि स्टेबल जो होता है वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट, स्टेबल होने का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ अगर खुद को स्टेबल कर ले रहा है तो फिर क्या वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा, नहीं लेगा। तो जब Na प्लस स्टेबल हो चुका, Cl माइनस स्टेबल हो चुका, तो फिर ये दोनों रिएक्शन करेगा ही क्यों, सारा लड़ाई तो स्टेबिलिटी के लिए था ना। एक इलेक्ट्रॉन दे के वो स्टेबल हो चुका, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके स्टेबल हो चुका, तो फिर NaCl आपस में क्यों मिलेगा, दोनों का रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट हो गया है तो फिर क्यों मिलेगा, क्यों NaCl बनेगा, क्या रीज़न हो सकता है। हाँ देखो Na पर कौन सा चार्ज है, Cl पर कौन सा चार्ज है, प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन लगता है। तो ये एक दूसरे के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करीब आएंगे और केमिकली क्या हो जाएंगे, कंबाइंड होके दे देंगे हमको NaCl का। खैर तो ये सब बात हम लोग करेंगे मेटल नॉन मेटल में। फिर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन को अलग से पढ़ने का क्या नीड आ गया, कार्बन भी तो पीरियोडिक टेबल का ही एक हिस्सा है ना, तो कार्बन को अलग से क्यों पढ़ना होता है, कार्बन को अलग से क्यों पढ़ना होता है, क्योंकि कंडीशन ये है समझो, एक से लेके 5 तक कौन कौन सा एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और फिर क्या आता है, ये 5, इसका एटॉमिक नंबर 1, और इसका एटॉमिक नंबर कितना जाता है। अगर मैं 5 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोलूँ, पेज तो ऐड होता होगा ना, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, बेरिलियम है, ये बोरॉन है ना। बस अभी समझना हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे भाई, 1s, कॉन्फ़िगरेशन तो आता है, नहीं आता तो वो भी डील करेंगे अभी। हीलियम का 1s, 1s2, 2s, 1s2, 2s, 1s2, 2s, 2s2, 2s2, 2p, दो दो सॉरी ये बोरॉन है ना, सॉरी सॉरी, 2p1। उसके बाद आया हमारा कार्बन, तो 1s2, 2s2, 2p। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, एक, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए, एक ही चाहिए, क्योंकि अब 8 का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, आउटर मोस्ट सेल फुल हो जाए। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का अपना एक क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन, और इसके पास एक सेल होगा, एक ऑर्बिट होगा, जहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक, और पहले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, के, और के के लिए क्या फॉर्मूला है, 2n स्क्वायर। तो अगर रखें 2 × 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, यानी के मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पजेस करना चाहता है, 2 है कितना, तो किसी से भी कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक लेगा। इसीलिए हमेशा याद रखो कि हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड बनाता है कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, यस और नो, हाँ या ना। कभी हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड में देखे हो क्या, नहीं देखा। हीलियम, हीलियम का तो कोई बात ही नहीं कर सकते, हीलियम आज केमिकली इनर्ट, हीलियम का ऑलरेडी S2 है, यानी यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, वो ऑलरेडी जो है फुलफिल है, तो इसको तो कुछ छेड़छाड़ हम कर नहीं सकते हैं। लिथियम, लिथियम में देखिए आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 1 और 2 है ये क्या बताता है, पीरियड बताता है, क्या बताता है, पीरियड बताता है। 1s यानी देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहला होगा के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, 2, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका। इसके बाद फिर से एक ऑर्बिट तैयार होगा जहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है बात। उसी तरह यहाँ पर ये फर्स्ट पीरियड में और ये सेकेंड पीरियड में, तो पहला ऑर्बिट फिर दूसरा ऑर्बिट, पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, फिर कितना होगा, 2, फिर कितना होगा यहाँ 2 और 1। अब अगर मैं बोलूँ इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताइए कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे बताओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो मैं बोलूँ बोरॉन, ये देखो 1s2, 2s2, 2p1, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाँ कितने हैं, यही चीज़ बता रहा हूँ, 1 नहीं। जब कॉन्फ़िगरेशन से आप देखेंगे तो पीरियड जिसका भी सेम होगा उन सब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इसका पीरियड भी क्या है, 2, इसका भी क्या है, 2, तो 2 और 1 कितना हो गया,
3। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो कैसे लिखते थे? 2,3। देखो वही 3 है ना। कॉन्फ़िगरेशन से जब हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता करना होता है तो सेम पीरियड वाले का इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ऐड। अब यहाँ पर देखो कितना है? 4। कितना है? यहाँ पर भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना एलिमेंट आ गया? 4। अब दिक्कत ये हुआ कि 8 चाहिए, कार्बन को कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो अब या तो 2,4, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? 2,4। एक फर्स्ट ऑर्बिट के में और दूसरा कहाँ इलेक्ट्रॉन है? एल में। एल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए स्टेबल करने के लिए, यस और नो? तो 8 करने के लिए या तो ये 4 किसी से ले ले, या स्टेबल होने के लिए ये 4 किसी को दे दे। अगर ये 4 दे देगा तो उसके पास सिर्फ कौन सा ऑर्बिट बचेगा? के ऑर्बिट बचेगा। अब क्या करना पॉसिबल है? 4 ले या 4 दे? 4 ले ले या 4 दे दे? हाँ? ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं ना, कि 4 ले रहा है, 4 दे नहीं रहा है। उसके पास तो दोनों कंडीशन है ना, दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो इस कंडीशन में, हाँ, तो इस कंडीशन में शेयरिंग होता है। क्या होता है? कंप्लीटली ट्रांसफर। जैसे Na प्लस Cl माइनस के केस में हमने क्या पढ़ा था? Na और Cl, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1। ये कंप्लीटली इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? दे रहा था, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा था। अब इसके पास तो दोनों ऑप्शन है, किसी से ले भी सकता है, किसी को तभी बोलेगा कि भाई ऐसा करते हैं, थोड़ा देर 4 तुम्हारा हम शेयर कर लेते हैं, थोड़ा देर मेरा 4 तुम शेयर कर लो, है ना? तो इसीलिए ये 4 का शेयरिंग करता है। तो कार्बन को हम लोग कौन सा आइटम बोलते हैं? टेट्रा वैलेंस एटम के नाम से भी इसको जानते हैं। और कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है भाई? 4 बॉन्ड बनाता है। रीजन समझ में आया? तो ये स्पेशल है थोड़ा। अब कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं भाई? हाउ मेनी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? बताओ। ग्रेफाइट, डायमंड एंड बंकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, अभी मैं नाम लेता हूँ। चारकोल। चारकोल है कार्बन का एलोट्रॉप या नहीं? है ना? तो ये 4 मेनली याद रखना होता है। चारकोल, डायमंड, बंकमिस्टर फ्लोरीन और डायमंड, जो भी है ग्रेफाइट। अब यहाँ से सवाल आएगा कि कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप है जो सबसे हार्ड होता है? तो क्या जवाब होगा? कौन सा एलोट्रॉप है जो सबसे शाइनी होता है? कौन सा एलोट्रॉप है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? हाँ, तो ये सब बात होगा, है ना? तो ये सब चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना? तो पूरा डिटेल डिस्कशन किया जाएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजर, न्यूट्रल फर्टिलाइजर्स के बारे में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है? फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर कितने टाइप के हो सकते हैं? या तो नेचुरल हो जाए, या तो फर्टिलाइजर क्या होता है? खाद्य पदार्थ। एक दो खाद्य पदार्थ का नाम बताओ। पोटास और, ठीक है ना? इसमें कुछ होते हैं जो हमारा नेचुरली मिल जाता है बाय द एटमॉस्फेयर, और कुछ होता है जो हम अपने तरफ से मैड मेड बना के डालते हैं। उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, अगर सवाल पूछा जाए कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको सबसे पहले फॉर्म किया गया था, सबसे पहले बनाया गया था? नहीं, नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बनना शुरू हुआ होगा ना, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था उस कंपाउंड का क्या नाम था? यूरिया। क्या नाम था? थोड़ा सा बात करते हैं, समझो। जैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? सब पढ़ाएंगे जब हम अपने सिलेबस में आएंगे, तो ये सबको लिखाएंगे भी। तो बर्जीलियस थे, उन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना इंसानों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। ये एक वाइटल फोर्स के थ्रू ऑटोमेटिक तैयार हो जाता। वाइटल मतलब अनजान फोर्स। उसके कहने का सेंस ये था कि नेचुरली भगवान का थोड़ा सा हाथ है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में। इंसान उसको बना नहीं सकता है, ना लैब में जा कर के और ना कहीं पे भी इंसान उस चीज़ को फॉर्मेशन नहीं कर। तो सडनली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होलर। क्या नाम था? होलर, है ना? उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड का घोल को गटक लिया। अमोनियम साइनाइड समझते हो? NH4CN है, एक सॉल्यूशन है। अमोनियम साइनाइड का घोल
भटक लिया और सुबह सुबह उन्होंने जो प्रोड्यूस किया वो क्या था, उसमें पाया गया यूरिया। क्या मिला? प्रोड्यूस मतलब समझ रहे हो ना, सुबह सुबह पेट खाली होता है ना, अपना स्टूल टेस्ट किया तो उसमें उसको क्या मिला, यूरिया देखने को मिला। तब उसने सोचा ना भाई कि बर्जिलियस ने बोला था कि मैन मेड ये चीज़ नहीं बनाया जा सकता, तो मेरे बदन के अंदर कुछ तो ऐसा कंपाउंड है जो अमोनियम साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बात बताया गया, पर कोई भी चीज़ तुरंत गलत साबित नहीं होता है। फिर भी थोड़ा दिन तक अवधारणा चला बर्जिलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी का। धीरे धीरे फिर एक साइंटिस्ट है कोल्बे, सुना है? उसने एसिटिक एसिड को फॉर्म कर दिया कहाँ? लेबोरेटरी में। फिर आए दूसरे साइंटिस्ट, मीथेन बना दिया। अब जैसे जैसे फॉर्मेशन शुरू होने लग गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बर्जिलियस थ्योरी क्या साबित हो गया? गलत साबित। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग कहाँ करेंगे? अपना आगे। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन सब्सटेंस लाइक सोप, गन पाउडर, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट। ये सब बनाने में कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे पूछ देता है गन पाउडर में कौन कौन सा एलिमेंट मिला हुआ है, या एलओआई में क्वेश्चन आता है कि नाइक्रोम किस किस से मिलके बना होता है, नाइक्रोम इज एलओआई, है या ना? कितना परसेंट आयरन है, कितना परसेंट स्टील है, कितना परसेंट सिलिकॉन है ना? तो ये सब डील करेंगे हम लोग यहाँ। नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। अब एटम का अपना स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है एटम? अभी हम लोग बना रहे थे ना, ये हमको कैसे पता चला कि गोल होगा, गोल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, फिर ऑर्बिट बनेगा? ये सब कौन बताया होगा? साइंटिस्ट ही तो बताया होगा ना। और ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जिस डिपार्टमेंट में डील करते हैं वो है हमारा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, कोई आइडिया है? व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी? बताओ क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? हम्म, बोलो ना भाई। देखो होता क्या है कि जो हमारा हायर एटॉमिक नंबर का, जैसे मैं तुमको समझाता हूँ यहाँ पर देखना, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो पूछूं, या ऐसे कर लो 23/11 कितना आएगा बताओ? हाँ, 2 पॉइंट, क्लियर है? अच्छा, अगर ऑक्सीजन की बात करें 8 और 16, क्या आएगा रेशियो? क्या आएगा? अच्छा, अगर मैं कैल्शियम की बात करूं 40 और 20, क्या आएगा? हाँ, तो मास नंबर और प्रोटॉन का रेशियो, मास नंबर और प्रोटॉन का रेशियो अगर 1, 2 या 2.5 इस लेवल तक आ रहा है तो हम उसको स्टेबल न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं। कैसा न्यूक्लियस? स्टेबल न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं। इससे ज़्यादा अगर वेरी कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब जो अनस्टेबल होगा वो खुद को क्या करना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? और स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो अपना इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है, प्रोटॉन क्या करेगा? प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन तो अपना प्रोटॉन नहीं ना निकाल सकता है न्यूक्लियस से, तो वहाँ से इमिशन होता है अल्फा का, बीटा का, और अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा वेव। ये निकलता है और खुद को कहाँ पे लेके आता है? स्टेबल पे पहुँचाता है। तो ये सब बात हमारा पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, कहाँ? रेडियो एक्टिविटी में। उसके बाद क्या है भाई? मेटलर्जी एंड केमिकल बॉन्डिंग। मेटलर्जी क्या होता है कि किसी भी मान लो ओर से हमको प्योर सब्सटेंस चाहिए, है ना? मिनरल से, ये सब ओर के बारे में, मिनरल के बारे में फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है, हैंड पिकिंग मेथड होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है ना? कि किसी भी गंदे एलिमेंट सब्सटेंस से गंदगी को हटाना और उसको प्योर बनाना, यही क्या है हमारा? मेटालर्जी। मेटालर्जी, मेटल से एलर्जी को हटाना क्या है? मेटालर्जी। उसके बाद क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। पता है कितने टाइप का केमिकल बॉन्डिंग होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? 3, बताओ कौन कौन सा? आयनिक, कोवेलेंट,
आयनिक कोवेलेंट, उस आगे बोलो भाई, इतना जल्दी सब भूल गया? दो ही होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ गया? हाँ बताओ, बहुत होगा तो बताओ, बताओ बताओ। हाँ हाँ ठीक है, और बताओ। हाँ, और बताओ। ठीक है, चार पांच बताए, और बताओ। बहुत का मतलब तो बहुत होता है ना, बताओ। देखो मेनली कैटेगराइज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को दो टाइप से करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं किसको किसको? कोवेलेंट बॉन्ड को और आयनिक बॉन्ड को। वीक बॉन्ड के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो वीक बॉन्ड के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं वंडरवॉल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। अब वंडरवॉल फोर्स का टाइप होता है आयन आयन इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, बहुत सारा चीज़ है केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद एक मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड होता है, यस और नो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो जितना भी बॉन्ड है जो आपके सिलेबस के एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, वो सारे बॉन्ड का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद क्या है लास्ट, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे पूछ लेता है विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन यूज फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में कौन सा हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं? गैस वेल्डिंग देखते हो ना, गैस वेल्डिंग से क्या होता है, दो मेटल को फ्यूज करते हैं एक जगह, अटैच करते हैं, तो उसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? गैस वेल्डिंग में कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं? हाँ? गैस वेल्डिंग के बारे में नहीं पता था? एसीटिलीन C2H2 इथाइन, उसका इस्तेमाल करते हैं ना। क्या? एलपीजी वाला से भी कर देता है। ठीक है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेनली जो है आपका वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल होता है? C2H2 का। देखो एलपीजी से करने में बड़ा बात नहीं है। C2H2 में भी क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी में भी क्या भरा होता है, ब्यूटेन होता है ना। ब्यूटेन भी किसका पार्ट है? हाइड्रोकार्बन का पार्ट। वर्क लगभग लगभग सारे फ्यूल की तरह सेम ही करता है, लेकिन जो हमारे एग्जाम में कंसिडरेबल है वो क्या है? C2H2। तो दिस इज द होल सिलेबस। हम लोग इतने से ज़्यादा पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, यही हमारा सिलेबस रहेगा। कोई दिक्कत है? बोलो भाई। सिलेबस ओवरव्यू में कुछ छूट रहा है तो बताओ, ऐड करता हूँ मैं। सचिन, हाँ भाई सचिन, तुम्हारा तो रील भी फेमस है, हैं? देखता है कि नहीं रील? हाँ लप्पू सा सचिन, नहीं नहीं ऐसे मत बोलो। ठीक है, हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज। बताइए फिजिकल चेंज क्या होता है? बोर्ड देख के नहीं, हमको देख के। स्टेट चेंज हो केमिकल कॉम्पोजिशन में, कोई नया प्रोडक्ट ना बने, और दोबारा दोबारा में रिवर्स नहीं हो सके। अच्छा, ओके, और बस आइए डिफिनेशन पर नज़र डालिए। कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक तो दिख रहा है। इन अ फिजिकल चेंज अ सब्सटेंस अंडरगोस चेंज ओनली इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, स्टेट एंड नो एनी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, उसके शेप में चेंज आ जाए। जैसे मैं इसको तोड़ दूं, इसका शेप चेंज हो जाएगा। फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तोड़ के दिखाएं? नहीं तोड़ेंगे। साइज, कलर, कलर का मतलब है कलर चेंज। अब कहोगे कलर चेंज का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक वायर लो, वायर को हीट कर दो, हीट करते वायर कैसा कलर का हो जाता है? जैसे हीटर, इसको ले लो, हीटर को ले लो, हीटर में कौन सा वायर होता है? नाइक्रोम का वायर होता है। उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी हटाते वो कौन से कलर पे आ जाता है? अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाता है। आया ना? तो ये कैसा एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज? है फिजिकल चेंज। अच्छा, अब स्टेट, स्टेट चेंज का क्या मतलब है? स्टेट कितने टाइप का होता है? मैटर के कितने टाइप के स्टेट होते हैं भाई? पांच होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BIC, PVC PVC क्या होता है, BIC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 टाइप का स्टेट होता है, पर जनरली हमको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे नहीं घुसना है ना। हमको कहाँ आना है भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को लिक्विफाई कर ले रहा है, तो क्या हम इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे या केमिकल चेंज बोलेंगे। लिक्विफाई मतलब एक सॉलिड है, मान लो बर्फ, कैसा है, H2O का सॉलिड स्ट्रक्चर है, खुद को लिक्विफाई कर लिया यानी पानी में कन्वर्ट हो गया, खुद को वेपर बना लिया। स्टेट का चेंज हो रहा है। वेपर से हम पानी पे आ सकते नहीं आ सकते, पानी से बर्फ बना सकते नहीं बना सकते। तो किस टाइप का चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज पढ़िए। सबसे पहला, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन द, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं। इट इज जनरली रिवर्सिबल इन, जनरली रिवर्स हो सकता है, आप आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। ए टेम्पररी कलर चेंज में टेक प्लेस, टेम्पररी कलर चेंज, परमानेंट नहीं। जैसे नाइक्रोम वायर था, वायर का एग्जांपल दिए थे ना, जब तक इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब तक वो रेड कलर का रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। टेम्पररी कलर चेंज, परमानेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अ वेरी लिटिल एनर्जी हीट अब्जॉर्ब और रिलीज, छोटा सा हीट ले सकता है, छोटा सा हीट रिलीज कर सकता है, क्योंकि ज्यादा हीट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है, केमिकल रिएक्शन, है ना। दो ऑब्जेक्ट को मिलाने के लिए हो सकता है हमको हीट देना पड़े, हो सकता है हीट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर डू नॉट चेंज, जो पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे मान लो बर्फ है, बर्फ में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी बन जाएगा उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेगा, वेपर बन जाएगा तो भी क्या रहेगा। तो खुद का जो अंदर का छोटा छोटा पार्टिकल है उसमें भी चेंजिंग नहीं होगा, तो इस टाइप का चेंज कौन सा चेंज कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में कटिंग, टीयरिंग, शैटरिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, मेल्टेन, फ्रोजन, बॉइल्ड, कंडेंसेट, सब्लिमेट। समझ में आता है ये सब। कंडेंसेट मतलब, कंडेंसेट का क्या मतलब होता है, हम्म, कटिंग मतलब होगा काटना, टीयरिंग मतलब होगा फाड़ना, शैटरिंग मतलब क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। रियल इसका हिंदी मैं भी जरा सर्च कर लूँ, मुझे जो हिंदी पता है वो उल्टा मारती है, शटर गिराती है। मुझे भी यही लग रहा था। तोड़ना, तोड़ना, जैसे शीशा वगैरह टूट जाता है ना, लकड़ी वगैरह टूट जाता है, वो क्या होता है, शैटरिंग है। ग्राइंडिंग मतलब पीस देना, चबा लेना, है ना, इट इज एटसेट्रा, मिक्स करना। मेल्टेड मतलब कोई सॉलिड मेल्ट हो गया, बर्फ का पिघलना, लोहे का पिघलना, है ना, कोई भी चीज़ मेल्ट हो सकता है। फ्रोजन मतलब जम जाना, है ना। फ्रोजन मूवी कौन कौन देखा है? डरो नहीं, उठाओ उठाओ, 3 पार्ट है, देखना, अच्छी मूवी है। बॉइल्ड, बॉइल्ड मतलब बॉयल हो जाना, भाप बन जाना। उसी तरह से सब्लिमेशन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ चला जाए, गैस में, ये क्या है, सब्लिमेशन। अब बताओ मुझे ज़रा तुम कि एक एग्जांपल दे दो सब्लिमेशन का, कौन सा सॉलिड है जो सब्लिमेशन दिखाता है। कैम्फर हो गया, नैप्थेलिन हो गया, है ना, ये सब क्या है, डायरेक्ट सब्लिमेशन शो करता है सॉलिड टू इनटू गैस। तो ये सब बात है हमारा किसका, फिजिकल चेंज का। तब इसको लिखने का कष्ट कीजिएगा, हाँ या ना, लिखिए, मुंह मत देखिए। क्या बोल रहे, कंडेंसेशन भी फ्रोजन का ही एक टाइप है, कंडेंस हो जाना, ठंडा हो जाना। हाँ, स्टेट चेंज नहीं होगा, कैसे स्टेट चेंज नहीं होगा, लिक्विड से कंडेंस हो गया तो क्या बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। मेरे क्लास में शेयर करने मिलेगा, ये मैं शेयर भी करूँगा, नोट्स भी बनाना है, लिखना तो पड़ेगा भैया, जल्दी जल्दी लिखो। प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि मैं बहुत टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। मुझे 30 क्लास मिला है केमिस्ट्री कराने के लिए, 30। हाँ, वीक में एक क्लास होगा मेरा, 2 घंटे का। तो तुम समझ सकते हो इतना कम टाइम में मुझे स्पीड में पढ़ाना है और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना है, तो जल्दी जल्दी लिखते चलिए। और कल से ही सब ऐसा फॉर्मेट में नहीं रहेगा, हम लिख के ही पढ़ाएंगे, बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने में।
हम लगभग 4 घंटा स्लाइड हम तैयार किए 5-6 पेज का। 4 साढ़े 4 घंटा लग जाता है। तो उससे टाइपिंग करवाया जाएगा, अगर टाइपिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। जितना बोले उतना सुना करो एक बार में, ठीक है ना? खुद से जो करना है अब वो नहीं करना है ना? कितने दिन का एक अटेम्प्ट बचा हुआ है? हैं? फिर भी कोड़ी बन रहा है? नहीं लिखेंगे, शेयर कर दीजिए, नोट से पढ़ लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। मेरा 1 साल बर्बाद हुआ था इसी चक्कर में, मालूम है तुम लोग को कि नहीं? नहीं मालूम होगा। जब हम इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम भी क्लास लेते थे ऑनलाइन, लिखते नहीं थे। एक दिन में, अच्छा इसको म्यूट करना पड़ता है, सॉरी। कैसे
चलो आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन भी एग्जाम्पल है किस चीज़ का? फिजिकल चेंज का। पढ़िए ज़रा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन से उसका प्योर फॉर्म को बाहर करना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट से अगर कॉपर को निकालना है, कॉपर के क्रिस्टल को साइड करना है, तो क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन होगा। यस और नो? ये प्रोसेस भी कहाँ आता है? फिजिकल। एग्जाम में डायरेक्ट होगा ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। 3 केमिकल होगा, चौथा होगा क्रिस्टलाइजेशन, है ना? जैसे प्योर क्रिस्टल ऑफ सुगर, कॉपर सल्फेट, एलम, एलम को क्या बोलते हैं? फिटकिरी, ईटीसी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन। ये सब कहाँ से निकलता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम इसको बाहर। उसी तरह से एक नया टॉपिक है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं? इट इज द प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन के ऊपर जिंक का लेप चढ़ाना क्या कहलाता है? हर चीज का नहीं, सिर्फ किसका? जिंक का। उसको क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन, है ना? रस्टिंग को खत्म करने का बहुत सारा तरीका है। उसको पेंट कर दो, कोटिंग कर दो, लेकिन अगर जिंक से कोटिंग करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इन होम वी यूज वाटर पाइप्स आर गैल्वेनाइज्ड। हम घर में जब वाटर का पाइप यूज करते हैं, अब तो प्लास्टिक यूज करते हैं, है ना? बाहर से जब शहर वगैरह में देखोगे तो सप्लाई नल जो होता है उसका जो जा रहा होता है वो कैसे होता है? गैल्वेनाइज्ड होता है, लोहे का। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज? जवाब दीजिएगा। क्लाउड का बनना किस टाइप का चेंज है? फिजिकल चेंज है। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पर, फिजिकल। कैसे भाई, कोई बताएगा? वेपर से कन्वर्ट हो जाता है और फिर वापस से पानी बन के। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो कौन सा चेंज हो जाएगा? गिव एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज इन विच कलर टेक प्लेस। कलर चेंज टेक प्लेस। हीटर, नाइक्रोम वायर, अभी बताए थे, है ना? इसको लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ हीट। हीटर का जलना ही क्या है हमारा? टेम्पररी कलर चेंज का एक एग्जाम्पल। तो ये होल है, सारा एग्जाम्पल है किसका? फिजिकल चेंज का। इसके बाद भी है क्या फिजिकल का? कुछ नहीं, अब केमिकल चेंज। तब इसको लिखिए।
अभी नहीं हुआ? नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। और ये क्या है डेफिनेशन केमिकल चेंज का? A chemical change occurs when two or more substance react chemically to form one or more new substance with different chemical properties। रिएक्शन भी होना चाहिए और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से क्या होनी चाहिए? एकदम ही डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बात कर लूँ, H2 प्लस O2 गिव्स H2। यहाँ पर O2 किस फॉर्म में है? H2 कौन से फॉर्म में है और ये कौन से फॉर्म में है? तो बताओ। लिक्विड है, गैस है, गैस है। तो ये जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है गैस से अलग होती है या सेम होती है? बताओ। अलग होती है ना। तो रिएक्शन जो भी हो उसमें ध्यान ये रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए। किससे? रिएक्टेंट से। किसका? प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझना, ये समझना। Na2CO3 पॉइंट 10H2O क्या है ये? Na2CO3 पॉइंट 10H2O। इस कौन सा फॉर्मूला है? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सोडियम कार्बोनेट, या इसी का दूसरा नाम होता है वॉशिंग सोडा। अब मैं बोलूँ कि ये रिएक्शन हुआ, मैंने इसको हीट किया। हीट करते ही ये जो वाटर वेपर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में। वेपर में कन्वर्ट होकर वाटर जो है वो क्या होगा? निकल जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा? Na2। अब तुम लोग बताओगे ये रिएक्शन जो है क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? हाँ, ऐसा चेंज है? सोच समझ के जवाब दो। फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? समझाओ कैसे। इधर व्हाट? केमिकल कंपोजिशन में क्या आया है? चेंजिंग आया है, इसीलिए किस टाइप का चेंज हो जाएगा? केमिकल। ऐसे नहीं बोल देना है एगो फिजिकल एगो केमिकल, तो कुछ तो बोल देते हैं, सही तो हो ही जाएगा। सोच समझ के बोलना है। रिएक्टेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में अब चेंजिंग आ चुका है। पहले इधर वाटर का मॉलिक्यूल्स था, अब इधर वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो जनरली जितने भी रिएक्शन होते हैं वो कहाँ आते हैं? केमिकल चेंज में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो यही डिफिनीशन है हमारा। ए केमिकल चेंज अकर्स व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस react chemically to form one or more different properties substance is known as chemical। प्रॉपर्टीज क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल चेंज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यहीं पर बोल दिया कि केमिकल चेंज को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इन दिस चेंज। इस चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा। फिजिकल चेंज में बन रहा था क्या? नहीं, यहाँ पर फॉर्म होगा। हीट लाइट रेडिएशन में भी रिलीज और ऑब्जर्व। हीट भी निकल सकता है रिएक्शन के बाद में, लाइट भी निकल सकता है ना। और रेडिएशन में भी बताएं, अल्फा बीटा गामा न्यूक्लियस से निकलता है ना। ये क्या है? एक रेडिएशन है। ये साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड का भी प्रोड्यूस हो सकता है ना। दूसरा, चेंज इन स्मेल टेक प्लेस और न्यू स्मेल विल बी ऑफ। मान लो ईडीटीए का नाम सुने हो? ईडीटीए, ईडीटीए
इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड ब्लू कलर का होता है। इसमें इतना ज़्यादा बुरा स्मेल होता है, इतना बुरा स्मेल होता है कि पता ही नहीं, बहुत गंदा स्मेल करता है। लेकिन जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इसका जो खुद का स्मेल है उसको दूसरे स्मेल में कन्वर्ट कर देता है। लेबोरेटरी में तो तुम लोग कभी गए नहीं होगे, केमिकल लेबोरेटरी में गए हो, ईडीटीए का परफॉर्म किए हो रिएक्शन, टाइट्रेशन किए होगे, टाइट्रेशन किए हो, पिंक कलर लाना है, उसके अलावा तो कुछ नहीं कराया जाता है। तो हम लोग जब पढ़ते थे अपने इंजीनियरिंग में ईडीटीए का लैब कराया गया था। ठीक है, तो ईडी बता रहा हूँ, ईडीटीए का स्मेल बहुत गंदा होता है। लेकिन जब इसको किसी से भी रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो खुद का स्मेल होता है उसको दूसरे स्मेल में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, कोई सा भी रिएक्शन, ईडीटीए को जनरली हम लोग यूज करते हैं एज अ, क्या बोलते हैं, एसिड बेस सॉल्ट का इंडिकेटर के रूप में, है ना। तो जब इसको हम किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं एसिड के साथ, बेस के साथ या सॉल्ट के साथ, तो ये स्मेल को क्या कर देता है, बदलता है। और बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें स्मेल क्या हो जाता है, चेंज होता है। जैसे नॉर्मली खाना ले लो, ताज़ा ताज़ा खाना का स्मेल और 2 दिन के बाद उस खाना का स्मेल कैसा रहता है, हाँ या ना। तो ये सब क्या है कि हो सक हाँ हाँ, इंडिकेटर में कैसे एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे ना, वहाँ इंडिकेटर के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। 6-7 इंडिकेटर होता है, लिटमस पेपर होता है, और क्या होता है, हल्दी होता है, और क्या होता है, और हाँ, फिनोल्फथैलीन होता है, और क्या होता है, ऑरेंज होता है ना, ईडीटीए होता है, ईटीए होता है, सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये सब डिस्कशन होगा कहाँ, एसिड बेस एंड। अभी बस ये समझा रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि स्मेल में कोई चेंजिंग देखने को मिले। कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी बदल सकता है, यस और नो। हाँ, जैसे सेब को काट दो, काट करके छोड़ दो, आधे घंटे बाद सेब पे कैसा कलर आता है, ब्राउन कलर आने लग जाता है। एक गैस में भी इवॉल्व, गैस भी निकल सकता है, वही हीट का रिलीज हो सकता है ना। सेब काटना फिजिकल चेंज है। ठीक है, अभी हम उस एग्जाम्पल पर आएंगे, अभी अगला एग्जाम्पल हमारा वही है, पहले इसको लिख लीजिए। अगला एग्जाम्पल अपना वही है, टेंशन मत लो, क्लियर कर देंगे। लिखो पहले इसको। अच्छा, बात नहीं, लिखो पहले।
अगला है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या क्या है भाई, पढ़िए जरा। कोरोजन, द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो डीके ऑफ सरफेस ऑफ मेटल बाय द अटैक ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड ईटीसी, नोन एज कोरोजन। किसी भी मेटल को हम हवा में छोड़ देते हैं। अब हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, आया ना। अब हवा हो सकता है आपका ड्राई एयर भी हो और ह्यूमिडिटी भी हो, हवा में थोड़ा सा नमी भी हो। अगर मॉइस्चर कंटेनिंग हवा चल रहा है, कोई एसिड का अटैक हो रहा है, इस कंडीशन में अगर कोई भी मेटल आपका खुले में रखा हुआ है, तो धीरे धीरे उस पर उसका ऑक्साइड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जो किसका रूप ले लेता है, कोरोजन का रूप ले लेता है। और कोरोजन होते ही वो मेटल धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट या डीके या झड़ना शुरू हो जाता है, और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। अब कोरोजन हर चीज़ में हो सकता है, सिर्फ आयरन में ही तो नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ में आपको कोरोजन देखने को मिलेगा। तो आयरन में जो कोरोजन होता है उसी को हम लोग रस्टिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रस्टिंग कोई नया चीज़ नहीं है। रस्टिंग इज अ कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का कोरोजन ही क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। लिखा हुआ है द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। स्पॉइलेज ऑफ फूड कैसा चेंज है, फिजिकल या केमिकल। खाना का सड़ जाना कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क, आग का निकलना, आग का लग जाना कैसा चेंज है, केमिकल। रेंसिडिटी क्या होता है बताओ। हम्म, जो हम खाना बनाते हैं उसमें क्या क्या होता है, ऑयल होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, यस और नो। अगर उसको खुले में छोड़ देंगे तो हवा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उन सब के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ऑक्साइड बना लेगा, और धीरे धीरे हमारे खाना में क्या आना शुरू हो जाएगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। और ये कैसा चेंज है। अब एक बहुत बड़ा विवाद आता है अगले एग्जाम्पल पे, कटिंग ऑफ फ्रूट, है ना। कि कटिंग ऑफ फ्रूट क्या है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, बिल्कुल सही बात। फ्रूट का कटना कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। लेकिन फ्रूट को काट के थोड़ा देर तक छोड़ दो तो उस पर कौन सा कलर आने लग जाता है। एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, ब्राउन। तो ये ब्राउन कलर आना कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, केमिकल। समझ में आ रहा है बात। अगर सिर्फ बोला जाए कटिंग ऑफ ऑरेंज, कटिंग ऑफ एप्पल, कटिंग ऑफ एनीथिंग इज अ फिजिकल चेंज। बट कटिंग करने के बाद एप्पल पे या और कोई सब पे अलग अलग टाइप का कलर चढ़ता है ना। जैसे तुम तारबूज को बहुत दिन छोड़ दो तो उस पर वाइट वाइट कलर का चढ़ने लग जाता है, परत चढ़ जाता है। तो सब पे अपने अपने हिसाब से फॉर्मेशन होता है कोटिंग का। और जब ये चीज़ हो जाएगा तो वो कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम ब्राउन कलर appears on the surface, browning can be minimized by लेमन जूस। ये क्वेश्चन आपके 23 में रहा होगा कि ब्राउन कलर जो आता है एप्पल पे उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना। हम इसमें देखे हैं अभी। पहला ऑप्शन है इसमें आपका यूजिंग टेबल शुगर, दूसरा है प्रिवेंटिंग इन अ कंटेनर, प्रिजर्विंग इन अ कंटेनर, तीसरा है यूजिंग लेमन जूस, और चौथा है यूजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, यूजिंग लेमन जूस। जो भी कलर आ जाता है केमिकल चेंज की वजह से, उसको रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लेमन जूस। या अगर कहीं पर मान लो लेमन जूस ना हुआ तो एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टेबल सॉल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, नमक, है ना, नमक का भी इस्तेमाल। शुगर है, सॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन कैसा रिएक्शन है, एसिड को बेस से मिला दिए तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, यस और नो। और ये कैसा चेंज है, केमिकल या फिजिकल। बस इतना याद रखना, रिएक्शन हुआ यानी केमिकल। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, क्या बनाता है खाना में, हैं, दाल भात भरता, क्या बनाता है, क्या कंडीशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्या चाहिए, आराम आराम से बोलो। सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल,
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है उसको? हम लोग से, एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से। दूसरा, पानी कहाँ से लेता? रूट से। नेक्स्ट, सूरज से। क्लोरोफिल उसके पास होता है। अच्छा, पानी को रूट से स्टेम तक पहुंचाने का काम कौन सा सेल करता है, जाइलम या फ्लोएम? हाँ, तो ये सब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा बायो का। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल। उसके बाद हमारा क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पचाना, एकदम खा के एकदम बढ़िया से पचा लिए, ये है हमारा केमिकल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल शोइंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ। बर्निंग ऑफ, सबका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल नहीं, सेम टाइम, आफ्टर सम टाइम ना ब्राउन कलर आता है, काटने के दो एक 3 मिनट बाद थोड़ी कलर आने लग जाता है। बताओ। वो एट अ सेम टाइम फिजिकल चेंज भी शो कर रहा होता है और केमिकल चेंज भी शो कर रहा है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब होता है फल का पकना। कटिंग मतलब होता है फल का कटना। पकना और कटना में फर्क नहीं है क्या? है ना? हाँ, पानी का उबलना क्या है? दोनों चेंज है, फिजिकल और केमिकल नहीं। देखो, एक तो तुम लोग बोले बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या हो रहा है? पहला एक तो रिएक्शन हो रहा है। बर्निंग, बर्निंग का मतलब हम बताएं एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क। जहां पर भी आग लगेगा वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। और जब कैंडल जलता है तो धीरे 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 जो उससे गिरता है वो फिर किसके फॉर्म में आ सकता है? कैंडल के फॉर्म में मोल्ड हो जाता है या नहीं हो सकता है? वापस से रिवर्स भी हो रहा है और फायर में भी चेंज हो रहा है। ये कौन सा चेंज होगा? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब एक और एग्जांपल जो कोई नहीं जानता, हम बताते हैं। एलपीजी का जलना। एलपीजी बताते हैं कैसे चेंज हो रहा है दोनों। एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो सिलेंडर है उसके अंदर जो आपका ब्यूटेन भरा है, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? और जब आप रेगुलेटर ऑन करते हैं तो आपको कौन से फॉर्म में दिखता है? लिक्विड से गैस में चेंज होना, स्टेट का चेंज होना है या नहीं है? तो स्टेट चेंज क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस? और जैसे ही मारते हो लाइटर क्या हो जाता है? आग लग जाता है। अब आग का लगना केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? तो देखो, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में सब फिजिकल चेंज, और गैस का कन्वर्जन फायर में इट्स अ केमिकल। तो ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है जो शो करता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ। यस और नो? इसका एग्जांपल ले लेते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल एंड, बोलो क्लियर है बात अच्छे से? चलिए, तो लिख लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 1, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम, अरे भाई मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट है, क्या तो रहे हैं, क्या था क्वेश्चन, करेक्ट कर दूंगा। ए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कौन सा चेंज है? स्टेट वेरिएशन है, केमिकल चेंज है, बायोलॉजिकल चेंज है, या फिजिकल चेंज? हाँ, क्वेश्चन वगैरह लिखना मत है ना, क्वेश्चन जो है इससे शेयर करेंगे तो यहीं से आ जाएगा। फिजिकल चेंज है ना। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ द फिजिकल चेंज टू बी नेम्ड एज सच इज दैट, फिजिकल चेंज का नाम फिजिकल चेंज क्यों पड़ा? पढ़िए। द चेंज occurs only its physical state, a transfer of energy takes place, it is reversible, all of this, all of, अच्छा है, कॉन्सेप्ट है। हाँ, सीख गया। इसके बाद हो गया, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एग्जिबिट विदाउट अ चेंज इन इट्स आइडेंटिटी इज, अपने आइडेंटिटी को लूज किए बगैर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बचाए रखना क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसके बाद तो मेरा स्लाइड नहीं होगा आई थिंक, खत्म है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। मेकिंग ऑफ ऑरेंज जूस, नहीं लिखोगे तो हम लिख देते हैं, मेकिंग ऑफ ऑरेंज जूस इज, बताओगे? ऑप्शन भी तो देने दे मुन्ना, ए बी सी डी है ना। फिजिकल केमिकल बहुत, फिजिकल केमिकल बहुत, नन, बताओ। फिजिकल, अच्छा अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म जवाब दीजिएगा भाई। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, पूरा डिस्क्वालीफाई किए हुए भाई। सेलेक्टेड हैं, बताओ। हैं, डी, 7 करोड़ हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आई थिंक। नेक्स्ट है, जवाब दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। while substance white substance become yellow while heating and it again becomes white and it again become white when cooling। ठीक है मुन्ना, हमको स्लाइड तो बना लेने दो। फिजिकल केमिकल बोथ एंड नन, तो ए, अरे पीछे का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, पीछे वाले सबका भी आंसर लगा देता हूँ। इसमें क्या था? डी था, इसके पीछे क्या था?
ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हेन आइस इज हीटेड, उल्टा का कलर कैसे चेंज होता है? व्हेन आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। अगले बार से मैं स्लाइड बना के लाऊंगा ना, ज़्यादा आसानी होगा। इट चेंजेस इनटू वाटर ऑन फर्दर हीटिंग on further heating it convert into vapor। इसी सब टाइप का क्वेश्चन आता है घुमाने के लिए। आफ्टर कूलिंग इट कम्स बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये किस टाइप का चेंज है भाई, है ना? तो ये आपका ऑप्शन है केमिकल फिजिकल। क्लियर है? हो गया वो सारा क्वेश्चन, बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, कर लेना, है ना? आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी है समय हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज रिएक्शन। यहाँ से आप लोग को लिखना है, हेडिंग लगा लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन भाई? लिखते चलिए साथ साथ में एकदम, है ना? ठीक है, देखो किधर। when one or more than one substance forms a new substance is called chemical reaction। नॉर्मल सा बात है, सारा चीज़ पता है आपको। जैसे ए प्लस बी मिला और क्या बना दिया, सी प्लस डी। इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाले पार्ट को क्या बोला जाता है पता ही होगा, एरो, या इसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं गिब्स। गिब्स मतलब देना। गिब्स के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखेंगे, राइट साइड में। दो रिएक्टेंट को अगर सेपरेट करना है तो प्लस का यूज करेंगे या माइनस का। जैसे एक ए और एक बी है, दोनों को अलग अलग दिखाना है तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी या ए प्लस बी। एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट को अगर लिखेंगे तो उन सब के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। कभी भी केमिकल रिएक्शन में माइनस लगते देखे हो क्या? और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा तो उन सब के बीच में क्या लगेगा, प्लस। और ये चीज़ जो है, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हर चीज़ लिखना नहीं है, समझना है, कुछ चीज़ याद रखना है। हर चीज़ लिखोगे बहुत बड़ा नोट्स बन जाएगा। क्लियर है बात? अब सवाल ये आता है कि वाई वी नीड अ केमिकल इक्वेशन। आखिर हमको केमिकल इक्वेशन का नीड क्यों पड़ा? हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर देन, सॉरी, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन वाटर इज ऑब्टेन्ड। बोल सकते थे ना, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर देन ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड। आखिर केमिकल इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा बताओ?
गहराई होगा। हाँ बताओ। बैलेंस। समझ नहीं रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ समझो, H2 + O2 क्या बनाता है? तो ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद दिस देन दिस इज ऑब्टेन। टाइम बचा। दूसरा, दूसरा। हाँ वेरी गुड, इंक बच रहा है, पेपर बच रहा है। सबसे बड़ा फायदा ये है, टाइम को छोड़ो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंटरनेशनली यही यूज़ होता है। इंटरनेशनली मतलब अगर आप किसी भी चाइना में जाएँगे, वहाँ तो इंग्लिश लोग जानता है, हाँ? पुर्तगाल चले जाओ, वहाँ पोर्तुगीज़ चलता है, इंग्लिश बहुत कम ही लोग जानते होंगे। अब मान लो तुम पुर्तगीज़ गए, वहाँ जाके बोल रहे हो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन वाटर इज़ ऑब्टेन्ड। वो बोल रहा है वेल हबीबी हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता है, हैं? दुबई चले जाओ, जहाँ इंग्लिश का नॉलेज है, वहाँ इंग्लिश तुम बोल सकते हो। हुँ? अब जहाँ कुछ और ही लैंग्वेज चल रहा है, वहाँ पर तुम कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे कि पानी कैसे बनता है? पॉसिबल है क्या? अब तुमको वो लैंग्वेज आता है? तुमको दुनिया के हर कोने में भेजा जाए, हर कोना का आदमी हर कोना आते-जाते रहता है, उसको वो लैंग्वेज आता है, उसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करे? पानी को तो कुछ और बोला ही जाता होगा, लेकिन वहाँ पर भी हाइड्रोजन को यही पढ़ाया जाता है, H2। वहाँ पर भी ऑक्सीजन को O2 ही बोला जाता है। वहाँ भी पानी का फ़ॉर्मूला H2O ही होता है। दुनिया के किसी भी कोना में चले जाओ। एसआई सिस्टम सुने हो? आईयूपीएसी का नाम सुने हो? दोनों में इंटरनेशनल वर्ड आ रहा है, सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनली अगर आपको एक्सप्लेन करना है किसी को अपने केमिस्ट्री का नॉलेज, केमिकल नॉलेज, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे? केमिकल इक्वेशन का, उसको समझाने के लिए। इसलिए हम लिखने के बजाय क्या प्रेफ़र करते हैं? केमिकल इक्वेशन। लिखना बहुत कुछ हो जाएगा। एक तो आप लिख देंगे व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन वाटर इज़ ऑब्टेन्ड। फिर लिखोगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन 2 मोल ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड। अभी तो देख के ही पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ 2 मोल बन रहा है, यहाँ एक एक। तो लिखने का समय बचा, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर आप चीज़ों को एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हमने आईयूपीएससी के थ्रू ये सब चीज़ों का डील किया। अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, बहरीन जाओ, जहाँ जाना है जाओ, वहाँ हाइड्रोजन को एच ही पढ़ाते हैं, ऑक्सीजन को ओ ही पढ़ाते हैं। कुछ नया। क्लियर है बात? तो ये है केमिकल रिएक्शन। इस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, इस साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका है कि बीच में एक एरो से सेपरेट करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट रिटन इन राइट साइड, एंड द सेपरेशन बिटवीन रिएक्टेंट इज अ साइन विच इज प्लस, एंड प्रोडक्ट विच इज प्लस। दोनों साइड सेपरेट करना है तो क्या यूज करेंगे? प्लस का ही इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से केमिकल इक्वेशन को हम लोग फॉर्म। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला टाइप, जिसको अपन लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? व्हेन टू, सिर्फ दो ही नहीं यार, और मोर देन टू सब्सटेंस मीट, सॉरी, टू और टू सब्सटेंस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन? कॉम्बी, लिखते चलना तुम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई। सवाल ये होगा मेरा, आप लोग बताइएगा, ए प्लस बी फॉर्म्स सी प्लस डी, और ए प्लस बी फॉर्म्स सी। इन दोनों में कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम्म। हाँ, तो हमेशा याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के सारे सब्सटेंस को मिला के प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस देगा। ये एक का मतलब वही है, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक से ज्यादा नहीं। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जैसे एग्जांपल में हम लोग बात कर लें, सी प्लस ओ टू क्या बनाया? H2 प्लस O2 क्या बनाया?
H2 + Cl2 क्या बनाया? सही से बोलो यार, 2HCl। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर बात है? चलिए तीनों एग्जाम्पल डालिए जल्दी से। क्लियर है बात? चले आगे। दूसरा टाइप क्या होता है भाई? दूसरा टाइप है हमारा डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो ठीक उल्टा होगा। ठीक है, तो लिखते हैं पहले। व्हेन वन कंपाउंड इज डिसोसिएट into many other compound is called decomposition reaction। यहाँ पर कंपाउंड के साथ एलिमेंट भी लगा लो। ठीक है, जब एक कंपाउंड खुद को ब्रेक करके एक से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है, इस टाइप के रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बताइएगा ज़रा, एक रिएक्शन हो रहा है, A+B बना रहा है A+B+C+D+E, और एक रिएक्शन है जो A है और बना रहा है B+C+D। किसको कंसीडर करेंगे हम लोग? क्योंकि याद रखना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा एक होगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा अकेला अकेला। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट अकेला होगा, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होगा, और डीकम्पोजिशन में रिएक्टेंट अकेला होगा और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा। फॉर्मेशन ऑफ, नहीं समझे? फॉर्मेशन ऑफ आयन Na+ और Cl-। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, जैसे आपका NaCl है तो ये आयन ही बना ना, Na+ और Cl-। पानी डालोगे, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है, बन जाता है, बिल्कुल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट इज ऑलवेज वन एंड प्रोडक्ट इज मोर देन वन, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है ना बात? इस पे हम आएंगे, तो हमेशा याद रखना है। जैसे ये हो गया, उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं। CaCO3, ये किस में चला जाता है? CaO+CO। समझ में आ रहा बात? तो ये क्या है? रिएक्टेंट अकेला है और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है। ये प्रोसेस कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? डीकम्पोजिशन। अच्छा, अब एक चीज बताना, डिकम्पोज करने के लिए कितना तरीका हो सकता है हमारे पास तोड़ने का केमिकली? पहला, हीट कर दे। अगर हम, ये तो CaCO3 कैसे होता है? हीट करते हैं तभी तो Ca और CO2 में बटता है ना। तो हीट के वजह से अगर डिकम्पोजिशन होता है तो उसको कौन सा डिकम्पोजिशन बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल। थर्मल मतलब, थर्म मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। और इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म के वजह से, यानी हीट के वजह से जो हुआ वो क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, ये NaCl कैसे Na+Cl- में कन्वर्ट होता है? कैसे होता है ये तो पढ़े होगे, थोड़ा सा तो नॉलेज होगा कि NaCl से Na+ और Cl- को अलग करने के लिए क्या करते हैं? हीट करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का एक प्रोसेस होता है वो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एनोड पर कुछ, कैथोड पर कुछ प्लेट डालते हैं। एनोड पे प्लस चार्ज, कैथोड पे माइनस चार्ज। क्लोरीन एनोड पे जाता है और सोडियम कैथोड की तरफ जाता है, अपने अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करता है।
तो ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? हीटिंग के वजह से हो रहा है या इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से हो रहा है? तो इस डिकम्पोजिशन को कौन सा डिकम्पोजिशन बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक, है ना? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इस टाइप का भी बात होता है। डिकम्पोज मतलब टूट जाना। टूटने का बहुत सारा तरीका है, या तो आप हीट करके तोड़ दें या तो इलेक्ट्रोलिटिक तरह से तोड़ दें। यही तो आपको पढ़ना है, या तो हीट करके या तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, अलग अलग हो जाएगा, है ना? और हीट कर देंगे तो भी हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो दिस इज तो सनलाइट कुछ ही दे रहा है, हीट है ना दे रहा है। सनलाइट क्या दे रहा है? हीट ही दे रहा है ना, सनलाइट की वजह से हीट आ रहा है। ठीक है, फोटोलिटिक उसको बोलते हैं, पर हम क्या बोल रहे हैं? हीट के वजह से जो टूटेगा वो थर्मल डिकम्पोजिशन में जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है कि कौन फोटोलिटिक है कौन थर्मल, सिर्फ दो ही से डिस्टिंग्विश करता है। एक होता है क्वेश्चन में थर्मल और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक। क्वेश्चन पूछे हुआ भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी कराता हूँ, रुकिए। ये क्वेश्चन का जवाब खुद से सोच के देना, क्वेश्चन एनडीए का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? हम ऑप्शन दे रहे हैं। 2FeSO4 gives, अच्छा बैलेंसिंग आता है तुम लोग को करने? Fe2O3 नहीं आता है बैलेंसिंग करने? Fe2SO3 और SO2 तीनों निकलता है ना। एक ये है एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है तीसरा एग्जाम्पल है जिंक सल्फेट तोड़ देते हैं, अच्छा जिंक कार्बोनेट को ZnSO3 CO3 SO3। बताइएगा। अच्छा 2H2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें से कौन है जो थर्मल डिकम्पोजिशन शो नहीं करेगा? रीजन डेट, ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करेगा। यहाँ पर भी क्या चाहिए होगा तोड़ने के लिए? हीट। यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। तो क्या आंसर होगा? फंडा क्लियर है भाई? व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन? क्लियर बात? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप विच इज, क्या होता है भाई? थर्मल हो गया, वो हो गया। अब है हमारा, हाँ प्रीवियस स्लाइड शेयर कर दूंगा, टाइम नहीं। नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में डीसी करंट देते हैं, एसी करंट। ठीक है, हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो है एसी करंट। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट इज डायरेक्ट, अल्टरनेटिंग करंट इज अल्टरनेटिंग। घूम करके जाए। अच्छा चलो, इसके बाद हम लोग डिस्कशन कल करेंगे। अभी थोड़ा सा टॉपिक है तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं ना। डिफरेंस समझ लो, सिलेबस से बाहर का है पर कोई बात नहीं। एसी और कोई दिक्कत नहीं है ना? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब होता क्या है, कोई तुमसे सवाल पूछ ले कि अल्टरनेटिंग करंट से ज़्यादा खतरा है या डीसी करंट से ज़्यादा खतरा है? हाँ, तो अब हम जवाब देंगे डीसी ज़्यादा खतरनाक है, एसी खतरनाक नहीं है रेटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ एक एम, ऐसे बोल लेता हूँ चलो, 1 वोल्ट का एसी, सुनो ध्यान से, और 1 वोल्ट का डीसी, कौन ज़्यादा खतरनाक? नो डाउट
10 वोल्ट का एसी और 10 वोल्ट का डीसी, कौन खतरनाक? एसी। लेकिन जैसे आप हाई रेटिंग पर चले जाते हैं, मोर देन 20 वोल्ट, मान लीजिए 30 वोल्ट, 30 वोल्ट एसी, और यहाँ पर आ जाते हैं 30 वोल्ट डीसी, कौन खतरनाक? ठीक है, अब हम रीजन समझाते हैं वाई, समझना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। डीसी करंट जो होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट करंट। इसमें जो अगर हम ग्राफ देखते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, वो कैसा आता है? ऐसा। करंट कैसा है? कांस्टेंट हो चुका है। यहाँ पर क्या है? जीरो। करंट यहाँ पर क्या होगा? इस एक्सिस पर करंट क्या होगा? जीरो होगा ना। और यहाँ पर करंट मान लेते हैं 5 एम्पियर है। तो आप यहाँ देखें तो भी 5, यहाँ देखें तो भी 5, यहाँ देखें तो भी 5, यहाँ देखें तो भी 5। करंट क्या हो चुका है? पूरी तरह से कांस्टेंट हो चुका है। एक बार आपने डीसी चालू कर दिया तो 5 एम्पियर ही मिलेगा जब तक आप स्विच ऑन रखिएगा। क्लियर है बात? जब एसी के ग्राफ पे नजर डालते हैं तो एसी का ग्राफ ऐसा होता है। ये है करंट। अब यहाँ पर करंट क्या होगा? जीरो। धीरे धीरे करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर धीरे धीरे घट रहा है। एक समय ऐसा आता है करंट क्या हो जाता है? फिर से जीरो हो जाता है। जैसे तुम एसी करंट को टच करोगे तो करंट तो एक बार जीरो हो रहा है, तो करंट जैसे जीरो होगा तुम्हारा ब्रेन क्या सिग्नल भेजेगा? करंट हट चुका है, हाथ को हटा लो। और उसी को तुम क्या बता, हाँ झटका लगा। ये जो ये आहा वाला झटका है ना, ये एसी में ही लग सकता है, डीसी में झटका नहीं लगेगा। डीसी आपको सटा लेगा। हाँ, ट्रेन चलता एसी से है, पर ट्रेन के अंदर का जो इक्विपमेंट है वो डीसी से चलता है। हाँ, डीसी। फोन तो आपका डीसी से ही चार्ज होता है, फोन एसी से। यहाँ पर भी लगाओगे तो फोन डीसी से ही चार्ज होगा। अभी उस पर आते हैं, पहले इसको समझो, है ना, उस पर हम सब एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है बात? यहाँ पर जैसी एसी को तुम टच करोगे तो एसी में देखो, ये सब जो होता है बहुत बड़ा चीज नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है हमारे पास? 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ रहा है। और टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो 1/50 विच इज इक्वल टू होता है 20 मिली सेकेंड। एक सेकेंड का भी कम, एक सेकेंड से भी कम, कितना? 20 मिली सेकेंड। और ये फुल साइकिल कंप्लीट होने में लगता है कितना? 20 मिली सेकेंड। यहाँ से एक साइकिल पूरा यहाँ तक पहुँचेगा, इतना में कितना टाइम लगेगा? 20 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आने में कितने का टाइम लगेगा? 10 मिली सेकेंड का। यानी हर 10 मिली सेकेंड पे एसी सर्किट में करंट क्या हो रहा है? जीरो। जीरो होने का मतलब लाइट बुझ जाना चाहिए, फिर जल जाना चाहिए, फिर बुझना चाहिए, फिर जलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि इतना कम समय को डिटेक्ट करना हमारे ब्रेन के पास पावर नहीं है। यही देखते होगे जब स्लो मोशन का वीडियो बनाया जाता है, अभी अपने फ़ोन का स्लो मोशन कैमरा खोलोगे तो बुक 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 करने लगता है। स्टेबल कैमरा नहीं होता है। कहीं पर भी किसी भी लाइट में, उजाले में करो, इस लाइट में करो, उस लाइट में करो, जब आप स्लो मोशन कैमरा खोलिएगा तो लाइट का जो इफेक्ट नॉर्मल कैमरा में है और जो स्लो मोशन कैमरा में, दोनों में क्या होता है? फ़र्क हो जाता है। क्योंकि स्लो मोशन कैमरा थोड़ा सा लाइट के कम और ज़्यादा होने को क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ये सब जो लाइट जल रहा है ये एसी से जल रहा है, और हर 10 मिलीसेकंड पे लाइट बंद भी हो रहा है और ये लाइट जल भी रहा है, बट ये आपकी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। क्लियर है बात? तो इसलिए यहाँ पर करंट जीरो होता है तो आपको क्या फील होता है? झटका का फील होता है। पर यहाँ पर करंट जीरो नहीं होगा, यहाँ पर आप छुए तो बस कट जाएगा। अब होता क्या है? कोई बात नहीं है। अब होता क्या है? कम वोल्टेज है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट। अब चार्जर लगा दो, उसमें स्विच ऑन कर दो, चार्जर का पिन मुंह में ले लो, करंट लगता है क्या? क्योंकि बहुत कम वोल्टेज है, चार्जर बहुत कम ले रहा है, बहुत कम ले रहा है। अब वही ट्रेन में चले जाओ, ट्रेन में जो स्विच वो है, क्या बोलते हैं, प्लग है, या ट्रेन का जो पंखा का कनेक्शन है, उसके वायर को पकड़ लो, हट जाओगे, है ना? तो जैसे ही हम 20-30 वोल्टेज से 20-30 वोल्ट से ऊपर की बात करते हैं तो कौन खतरनाक हो जाता है? डीसी। और अगर उससे कम बात करें तो एसी। अच्छा, इन्वर्टर का, अच्छा डीसी प्रोड्यूस कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ बैटरी से। किससे प्रोड्यूस होता है? इन्वर्टर में बैटरी होता है। इन्वर्टर के बैटरी में कभी भी करंट मत लगवाना, ठीक है? इन्वर्टर के बैटरी को मजाक में नहीं लेना है। इन्वर्टर का बैटरी में कौन सा करंट फ्लो हो रहा होता है? डीसी करंट। और छोटा मोटा डीसी करंट नहीं फ्लो होता, बहुत हाई अमाउंट में डीसी करंट फ्लो हो रहा होता है। अब उस डीसी करंट लगभग कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। उस 220 वोल्ट को इन्वर्टर क्या करता है? डीसी से किस में कन्वर्ट कर देता है, और तब तुम्हारा घर का सारा काम चल रहा होता है। अगर सिर्फ इन्वर्टर हटा के सीधे बैटरी लगा दो तो घर का कोई अप्लायंसेस चलने वाला नहीं, ठीक है?
तो डीसी बैटरी में डीसी करंट और इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है एसी में, और तब तुम्हारा काम चलता है। तो इसीलिए डीसी इज मोर डेंजरस देन एसी अबव देन 30 टू 40 वोल्ट, उससे ऊपर जाएंगे तो वो ज़्यादा खतरनाक। अब जो सवाल है क्या पूछे हो, ट्रेन का। तो ट्रेन जो होता है हमारे इंडिया में चल रहा है 25 केवी। ट्रेन के जो ऊपर का वायर होता है 11 केवी नहीं होता है, कितना होता है 25 केवी, यानी 25,000 वोल्ट। कितना होता है? और अगर इसमें आदमी इस वायर, ये एसी है, डीसी नहीं है, एसी है, इसके संपर्क में अगर तुम 1 सेकंड के, मान लो 20 मिली सेकंड या 10 या 1 मिली सेकंड के लिए भी टच करते हो तो खत्म हो जाओगे, है ना। झटका तो लगेगा, पर इतने सेकंड में ऐसा खतरनाक झटका लगेगा कि फिर बचने वाले नहीं हो, क्योंकि अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज मच मच वेरी हाई। 25,000 वोल्ट नॉर्मल बात नहीं होता है। और हाँ, हाँ वो भी बताएंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, पर अब क्या ही बताएं, बता देते हैं, खुजली होता है हमको। 25,000 वोल्ट में तुम टच करोगे तुम्हारा गेम हो जाएगा, है ना। अब दूसरा सवाल कि ट्रेन के अंदर जो है, जब ऊपर से एसी आ रहा है तो अंदर में डीसी का क्यों काम कर रहे हैं, हम एसी से ही क्यों नहीं चला रहे हैं? रीजन बताओ। क्योंकि क्या होता था, हमारे घर पर भी एसी आ रहा है, चोरी हो जाता था। पंखा खोल के ले गया और अपने घर में पंखा लगा के चालू कर लिया, चलाओ पंखा। तो सरकार इससे बचने के लिए क्या करे, फोर्स तो बहाली नहीं कर सकता है, इसीलिए क्या कर दिया, सारा ऑपरेशन डीसी पे। अब आप चोरी करके लेके भी जाइएगा तो आपके घर पे कौन सा करंट है, क्या डीसी चला देगा क्या? हैं? अब तुम कहोगे कि हैं, करो, खर्चा नहीं पड़ेगा, चल जाएगा। खर्चा पड़ेगा कि नहीं? उतना खर्चा में तुम चोरी करना चाहोगे क्या? हैं, 4 को पंखा, हाँ डीसी कनेक्शन दोगे तो चलेगा ही, एसी से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, है ना। दूसरा, ट्रेन के बाथरूम वगैरह में देखते होगे जग में क्या लगा रहता है, टिक्कड़, जग भी चोरी हो जाता है, उससे बचने के लिए भी। खैर, हाँ अब दूसरा सवाल कि चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता है। तो करंट भैया हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। कहाँ फ्लो होता है? क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वो प्लग है, उसको सॉकेट बोलते हैं। जो 5 छेद दिख रहा है तुम लोगों को, वो क्या है? सॉकेट है। उसमें मैं अभी एक रॉड घुसा के स्विच ऑन कर दूं, कोई टच नहीं कर रहा हूं मैं, तो क्या उस रॉड में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। ऐसे आके हवा में करंट नहीं क्लोज सर्किट बनाएगा। उसमें रॉड लगा के आप स्विच चालू कर दीजिए, उसमें करंट नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही तुम उसको टच करोगे, जैसे ही तुमने टच किया, सर्किट कैसा बन गया? क्लोज। और जैसे ही टच किया तुरंत करंट आ जाएगा। ऐसे करंट नहीं आ रहा होता है। जैसे टेस्टर में, टेस्टर लगाए, जलता है क्या बिजली? उंगली रखते ही सर्किट क्या हो चुका? क्लोज। इसलिए वहां पर क्या जल जाता है? जल जाता है। करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज सर्किट। और अर्थ और करंट हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। और अर्थ का वोल्टेज हम कितना कंसीडर करते हैं? जीरो। कितना कंसीडर करते हैं? 0 वोल्ट। तो यानी अगर हम अर्थ पर हैं तो सबसे मिनिमम पोटेंशियल हमारा अर्थ पर है। अगर कहीं पर 1 वोल्ट भी है तो करंट कहाँ से, 1 वोल्ट से कहाँ जाएगा? जीरो में जाएगा। यस और नो? अब जो चिड़िया है, ये वायर है, और इस वायर पे आकर के चिड़िया ऐसे बैठ गई, तो क्या चिड़िया का बॉडी जो है अर्थ के संपर्क में आया क्या? क्या क्लोज सर्किट बना क्या? आदमी भी बैठेगा करंट नहीं लगेगा। तुम पकड़ के लटक जाओ, करंट नहीं लगेगा। तुम देखोगे, आज जाना, आज तुम लोग जाना यूट्यूब पे सर्च करके देखना, जो बड़ा बड़ा वायर का कनेक्शन होता है, मान लो जो बड़ा बड़ा टावर पे वायर जा रहा होता है, उसमें कोई गड़बड़ी आता है, तो जूता होता है इंसुलेटर, जूता पहन के आदमी एकदम आराम से पोल पे चढ़ता है और वायर का पूरा साफ सफाई करता है, वायर पे लटक के काम करता है, उसको करंट का फील भी नहीं होगा। बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज सर्किट। एक वायर ऊपर से जा रहा है, तुम पकड़ के ऐसे लटक गए, तुम्हारा पैर अगर जमीन में नहीं सटा है, तुमको करंट का एहसास नहीं होगा, चाहे 50 करोड़ वोल्ट भी क्यों ना हो सकता है तुम्हारा हाथ जल जाए। रीजन क्या है कि जहां से करंट फ्लो होता है वहां पर जूल्स ने क्या बताया था, हीटिंग इफेक्ट होता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो देन हीट इज प्रोड्यूस, आई स्क्वायर आर लॉस, पढ़े हो ना। तो हाथ जल सकता है पर तुमको झटका और मौत होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है बात? अब वो भी आते हैं तुम्हारा सवाल पे। अब क्या होता है, तुम देखते होगे कि एक ही वायर नहीं जा रहा होता है, वहां से एक ही वायर नहीं होता है, 2 वायर जा रहा होता है। हैं? 2 वायर जा रहा होता है। तो सिर्फ इस पर आकर के चिड़िया बैठी, कोई संपर्क है क्या? नहीं। अगर चिड़िया का पूंछ गलती से इसमें सट जाए, क्या बन गया? सर्किट बना या नहीं बना? क्लोज सर्किट। तो पट से करंट भागता है और चिड़िया भुना जाती है ना। जो चिड़िया भुना गई, फिर उसको फिर खा लो, पका लो, जो कर लो।
एक तार पकड़ लो, कभी नहीं। तुम भी एक ही तार को पकड़ के लटक गए, कुछ नहीं होगा। गलती से ऐसे करके पकड़े ना, तो फिर गए, तंदूरी बन जाएगा तुम। तब नहीं होगा। कभी भी सेम पोटेंशियल पे क्यों होगा? एक वायर जा रहा होता है फेज, दूसरा आ रहा होता है न्यूट्रल। शॉर्ट सर्किट लगने के पीछे का रीजन है, देखिए बताते हैं। ये सब फिजिक्स में होता है, पर हम समझा देते हैं समय। किसको बंद कर दें? रिकॉर्डिंग बंद कर दें? चलो अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दो, हो गया क्लास, है ना।